शर्मा, इंस्पेक्टर आरपीएफ सहारनपुर पोस्ट। मैं आज डायरेक्टिव के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले डायरेक्टिव से पहले जानना आवश्यक है कि डायरेक्टिव आए कहाँ से। तो 3 दिसंबर 1987 को हमारे आरपीएफ रूल प्रवर्त हुए थे और जिसके नियम 28 के अनुसार डायरेक्टिव जारी की जाती है। और इस नियम 28 को आरपीएफ अधिनियम 1957 की धारा 8 के साथ पढ़ा जाता है। तो इससे पहले कि मैं अपने कथन को आगे बढ़ाऊं, उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहता हूं कि नियम 28 और आरपीएफ अधिनियम की धारा 8 क्या कहती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, नियम 28 जो दिया गया है निर्देश देने की महानिदेशक की शक्ति। तो इसके अंदर है महानिदेशक अधिनियम और नियमों के उपबंधों के लागू और अग्रसर करने के संबंध में निर्देशों के रूप में ऐसे निर्देश समय समय पर जारी कर सकेगा जो आवश्यक समझे, और वरिष्ठ अधिकारी और एनरोल्ड बल सदस्य अपने कर्तव्यों के पालन में ऐसे निर्देशों द्वारा शासित होंगे। कैसे निर्देशों द्वारा? जो नियम 28 के तहत माननीय महानिदेशक महोदय द्वारा जारी किए जाते हैं। फिर उसके बाद हम चलते हैं धारा 8, आरपीएफ अधिनियम की धारा 8। ये धारा 8 में कहा गया है बल का अधीक्षण और प्रशासन। बल का अधीक्षण और प्रशासन केंद्र सरकार में निहित होगा और इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के उपबंधों, ध्यान दीजिए, अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियम, यानी हमारे जो आरपीएफ रूल है, आरपीएफ नियम है, वो आरपीएफ अधिनियम के तहत बनाए गए हैं। इसके बारे में मैं बाद में प्रकाश डालूंगा। सबसे पहले मैं इसको देखता हूँ। उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए बल का समादेशन यानी कमांड, पर्यवेक्षण यानी सुपरविजन और प्रशासन महानिदेशक में निहित होगा। दूसरा इसका जो पॉइंट है, उपधारा 1 के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी रेल के संबंध में ऐसी स्थानीय सीमाओं के भीतर जो निर्धारित की जाए, बल का प्रशासन इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के उपबंधों के अनुसार महानिरीक्षक, अपर महानिरीक्षक या उप महानिरीक्षक द्वारा किया जाए। और ऐसे किसी निर्देश, कौन से निर्देश? जो नियम 28 के द्वारा माननीय महानिदेशक द्वारा जारी किया जाता है, ऐसे निर्देशों के अधीन रहते हुए केंद्र सरकार या महानिदेशक द्वारा नियमित किया जाए, रेल के महाप्रबंधक के साधन पर्यवेक्षण के अधीन अपने कार्यों का पालन करेगा। यानी आरपीएफ रूल 28 और धारा आरपीएफ अधिनियम की धारा 8, इन दोनों के साथ नियम 28 को इस धारा के साथ पढ़ा जाए तो हमारे आरपीएफ रूल, जैसे मैंने बताया कि 3 दिसंबर 1987 को प्रवर्त हुए थे, लागू हुए थे। तो उसी के अनुसार एक अधिसूचना भी जारी हुई थी और उसी दिन निर्देश संख्या 1 भी जारी किया गया। जो पहला निर्देश संख्या 1 है, जो नियम 28 है जारी किया गया था, उसमें कहा गया कि रेल सुरक्षा बल नियम 1987 के असाधारण राजपत्र के आज की तारीख में अधिसूचित किए जाने के बाद से रेलवे सुरक्षा बल रेगुलेशन नियम 280 के अनुसार निरस्त किया जाता है। यानी ध्यान देने योग्य यहाँ पे ये बात है कि जब तक ये रूल लागू नहीं थे, इससे पहले हमारे यहाँ पर आरपीएफ रेगुलेशन 1966 लागू था। इस आरपीएफ रेगुलेशन 1966 को आरपीएफ रूल 1987 के नियम संख्या 280 के अनुसार उसको निश्चित किया गया है। आगे पढ़ते हैं कि जब तक रेल सुरक्षा बल अधिनियम 1957 और रेल सुरक्षा बल नियम 1987 के इन्हीं प्रावधानों को लागू करने के लिए अलग से निर्देश जारी नहीं किए जाते, तब तक वर्तमान प्रावधान यानी रेगुलेशन जो निम्न प्रकार है उल्लिखित है।
जो हमारे आरपीएफ रेगुलेशन 1966 जो था, और उसके बाद हमारे जो नियम आए हैं, ये नियम के संबंध में जब तक दिशा निर्देश जारी नहीं किए जाते तब तक रेगुलेशन 1966 के प्रावधान निम्न प्रकार लागू होंगे। तो इसमें पहला पॉइंट अध्याय 5 बल के अधिकारियों एवं अन्य रैंकों का कर्तव्य। हमारे आरपीएफ नियम में भी बल के सदस्यों के कर्तव्य, अधिकारियों को उत्तरदायित्व कर्तव्य दिए गए हैं, परंतु रेगुलेशन में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं इसके लिए अलग से माननीय कमांडेंट महोदय से परमिशन लेकर अलग से वीडियो बनाऊंगा कि बल के अधिकारियों रैंकों का कर्तव्य हमारे रेगुलेशन में क्या दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो जिसको हम लोगों को पढ़ना चाहिए। हर एक रैंक के लिए यहाँ पर उसके उत्तरदायित्व और कार्य दिए गए हैं, जो ज़्यादा डिटेल के लिए मैं अलग से इस संबंध में वीडियो बनाऊंगा। तो अध्याय 6 शस्त्र आर्मड ब्रांच के जो उच्च अधिकारियों के उत्तरदायित्व बल सदस्यों के जो कार्य इसमें आरपीएफ से शामिल है, उसमें ये बताया गया है। अध्याय 7 आसूचना शाखा के उच्चाधिकारियों और बल सदस्यों के उत्तरदायित्व और कार्य। जो हमारी इंटेलिजेंस ब्रांच है, उसके लिए गैजेटेड अफसर्स उच्चाधिकारियों के क्या क्या उत्तरदायित्व है, क्या क्या बल सदस्यों के उत्तरदायित्व कार्य है, वो बिल्कुल क्लियर इसमें अंकित किया गया है। 8वां जो पॉइंट था अग्निशमन शाखा। जो अग्निशमन शाखा हमारी ब्रांच में अब नहीं है, जिसका निरीक्षण ऑलरेडी किया जा चुका है, इससे कुछ हमको बेनिफिट नहीं होगा। अध्याय 11 प्रशिक्षण, जो ट्रेनिंग हमारी होती है, उसके संबंध में भी रेगुलेशन में क्लियर अंकित किया गया था, जो हमारे आपके रूल में भी है, और इसको भी हमको पढ़ना चाहिए कि हर एक डीपली इसमें दिया गया है। इसके क्या क्या वहाँ पे इंडोर आउटडोर में क्या क्या होगा, क्या क्या इवेंट्स होंगे। इसके बाद ये जो 1900 जो चैप्टर है वर्दी एवं साज सज्जा, जो हम वर्दी यूनिफॉर्म पहनते हैं, पैच लगाते हैं, कैप लगाते हैं, मेन गार्ड वगैरह, तो सबका प्रोविजन इस अध्याय में दिया गया है। आगे आता है 23वां अध्याय है सुरक्षा व्यवस्था, सिक्योरिटी मेजरमेंट। सिक्योरिटी सुरक्षा व्यवस्था के तहत क्या क्या मेजरमेंट होंगे वो उसमें बताया गया है। 25वां जो अध्याय है स्टेशनरी बुक्स, फार्म फर्नीचर, जो हमारे इसमें स्टेशनरी आते हैं उसके फर्नीचर्स होता है, यानी हम उसको बोल सकते हैं जो पीएनपी जो आइटम्स होता है उसके बारे में इसमें बताया गया है। और ये 27वां जो अध्याय है रिकॉर्ड्स और रजिस्टर्स, जो हमारे ऑफिस में जो रिकॉर्ड्स होते हैं, रजिस्टर्स जो होते हैं, उनके बारे में बिल्कुल विस्तृत रूप में इसमें बताया गया है। जैसे हमारे ऑफिस में एक चीज़ होती है G2, तो G2 एक कोड होता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि G2 क्या है, तो शायद हम इधर उधर देखने लग जाएंगे G2 है क्या। ऑलरेडी जब हम रोजनामचा पर बैठते हैं तो रोजनामचा में एक कोड उसके राइट साइड में अबू में लिखा रहता है G2 मीन्स रोजनामचा। अगर मैं आपको कहूँ G2 लाना है तो आपका ध्यान उस तरफ चला जाना चाहिए कि G2 मीन्स रोजनामचा। तो हर एक रजिस्टर्स के हर एक रिकॉर्ड्स के कुछ कोड उसमें दिए गए हैं, जो इसके लिए भी मैं बाद में वीडियो बनाऊंगा। अब लास्ट जो इसमें रेगुलेशन में जो अध्याय था 28वां रिपोर्ट्स और रिटर्न्स, हम किसको रिपोर्ट्स देंगे और कैसी रिपोर्ट्स देंगे, और अधिकारियों के वहाँ पे किस प्रकार के रजिस्टर मेंटेन होंगे, इसमें बताया गया है। आगे कहा गया है रेल सुरक्षा बल रेगुलेशन 1966 का जो उपयुक्त अधिनियम के प्रतिकूल नहीं है, किसी खास बात पर इसका प्रावधान नहीं है, ऐसा समझा जाएगा कि वह प्रदत्त प्राधिकार के तहत, यानी हम जो हमारे जो नियम अधिनियम में किसी विषय पर कोई बात स्पष्ट नहीं है और रेगुलेशन में है, तो रेगुलेशन में ही मानी जाएगी, और ऐसा माना जाएगा कि श्रीमान माननीय महानिदेशक महोदय द्वारा उनको जारी किया गया है, और वह तब तक लागू रहेगा जब तक इसका उल्लंघन नहीं होता या उसको बदला नहीं जाता। तो ये डायरेक्टिव्स में कहा गया है, और उसमें लास्ट में भी ये कहा गया था कि ये निर्देश तत्काल प्रभावी समझा जाएगा। तो निर्देश संख्या अब यहाँ पे खत्म होती है। इसके बारे में मैं थोड़ा सा और बताऊँगा कि जो पॉइंट था कि हमारा रेगुलेशन जो है रूल नंबर 280 के अनुसार जो है उसको निश्चित कर दिया गया था। रूल जो अध्याय 21 है उसमें रूल 280 में कहा गया है कि निरसन और व्यावर्ती यानी रिपील और सेविंग्स रेल सुरक्षा बल अधिनियम 1959, रेल सुरक्षा बल अधिनियम 1959 1957 आपको
ये जानना चाहिए कि रेल सुरक्षा बल अधिनियम 1957 में बना था और 10 सितंबर 1959 को लागू हुआ था। रेल सुरक्षा बल अधिनियम 1959 और रेल सुरक्षा बल विनियम रेगुलेशन 1966 का निरसन किया जाए, पहला पॉइंट। और दूसरे पॉइंट में एक और अच्छी बात कही गई है कि ऐसे निरसन होते हुए भी यह है कि उक्त नियमों या आदेशों के उपबंधों के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई, जहाँ तक कि ऐसी बात या कार्रवाई इन नियमों के उपबंधों से असंगत नहीं है और इन नियमों के उपबंधों के अधीन ऐसे ही की गई समझी जाएगी, यानी 1966 रेगुलेशन में जो बात थी वो ऐसे समझी जाएगी कि मानो ये नियम उस समय भी लागू हो जब ये बात कही गई थी। तदनुसार ये तब तक लागू रहेगी जब तक इन नियमों के अधीन की गई किसी बात या कार्रवाई द्वारा सुपरसीड नहीं की जाती। यानी 1966 में जो बात थी वो आगे के लिए लागू रहेगी तब तक जब तक वह किसी आदेश के द्वारा या इन नियमों के अनुसार उसको सुपरसीड नहीं कर दिया जाता। आज की विदेश संख्या 1 में बस इतना ही। मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ।